हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री की लेक्चर नंबर 10 को लेके आए हुए हैं। अगर इसके पहले की लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इसके पहले की लेक्चर आप लोग जाके देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 है, जिसको बिलियन बोलेंगे इंग्लिश में, सॉल्यूशन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग बिना लेट किए मेरे साथ में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहला दिया हुआ है क्या, अर्धपरागमय झिल्ली। क्या दिया हुआ है? अर्धपरागमय झिल्ली। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? अर्धपरागमय झिल्ली। अर्धपरागमय झिल्ली क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? बोलेंगे अर्धपरागमय झिल्ली ऐसी झिल्ली जिसमें केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसी झिल्ली जिसमें केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, अर्धपरागमय झिल्ली कहलाती है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों कोई बोल दे कि अर्धपरागमय झिल्ली क्या है, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे ऐसी झिल्ली जिसमें केवल विलायक के अणु ही गुजर सकता है। क्या विलायक के अणु सिर्फ गुजर सकता है, उसको हम बोलेंगे अर्धपरागमय झिल्ली। तो आई होप कि आप लोग अर्धपरागमय झिल्ली समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आएंगे क्या, अर्ध यानी प्रासरण दाब मापने की विधि। प्रासरण दाब मापने की विधि क्या है? क्या बोलेंगे? प्रासरण दाब मापने की विधि। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, प्रासरण दाब मापने की विधियाँ। तो प्रासरण दाब मापने की विधियाँ क्या हैं, तो आप लोग यहाँ देखिएगा, फिगर पहले समझ लीजिए फिगर क्या दिया हुआ है। तो इस फिगर में आप लोग एक चीज़ ध्यान यह दीजिएगा कि इसमें जितने भी सारे होंगे ये कलरहीन, इस सब और सब क्या है, बिलियन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी बिलियन। तो आप लोग इसमें यह ध्यान दीजिएगा, ये जो है टोटीदार कीप, ई वाला नापने वाले दाब मापी जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दाब मापी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसको बोलेंगे अर्धपरागमय झिल्ली। ठीक है, और ये कोशिका नली है। ठीक है, इसमें बिलियन जो कि इस जल इसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद प्रयुक्त दाब, इसमें टेम्परेचर दाब देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग फिगर भी समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को नोट्स में भी फिगर बनाना है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या, कि इसकी विधि कैसे कैसे होते हैं। तो बोलेंगे इस विधि में दो समकेंद्री नालियाँ होते हैं, यानी कि बोलेंगे इस विधि में दो समकेंद्री नालियाँ होते हैं, जिसमें भीतर नली सरंध्र पात्र की बनी होती है, जिसमें दीवार पर विद्युत विधि से तैयार किए जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके बाद गई कॉपर, यानी कि तैयार की गई कॉपर फेरक साइनाइड की अर्धपरागमय झिल्ली की लगी होती है। इसके एक सिरे पर कोशिका नली तथा दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप लगी होती है। यानी कि आपको जो मैंने फिगर में बोले वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। कोशिका नली तथा दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप दिखाए थे, लगी होती है। तो बाहरी नली पर जल रोधक पिस्टन लगा रहता है। बाहरी नली पे देखिए, बाहरी नली पे जल रोधक पिस्टन बाहरी, देखिए बाहरी नली यही है कि नहीं? बाहरी नली, इसी को बोलेंगे क्या, जल रोधक पिस्टन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जल रोधक पिस्टन क्या है। उसके बाद ध्यान आप लोग दीजिएगा, क्या जल रोधक पिस्टन कहा जाता है, लगा रहता है, जिसे विलयन की सतह पर दाब डाला जाता है। यानी कि विलयन के सतह पर क्या डाला जाता है? टेम्परेचर। क्या डाला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? टेम्परेचर। तो आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या, फिर इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भीतर क्या बोलेंगे, भीतर नली में आसुत जल भरा रहता है, यानी कि भीतर के नली में आसुत जल भरा रहता है। प्रारंभ में कोशिका नली से जल की ऊंचाई नोट कर लेते हैं। अब जिस विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करना होता है, इसे बाहरी नली व भीतर नली से बीच स्थान पर भरा जाता है। प्रासरण की क्रिया द्वारा जल का प्रवाह विलयन की ओर होता है। वह कोशिका नली में जल का तल नीचे आने लगता है, यानी कि जल का तल नीचे आने लगते हैं। उसके बाद अब पिस्टन द्वारा इतना दाब डालते हैं, यानी कि पिस्टन द्वारा उसमें फिर दाब डालते हैं कि नली में जल तल स्थिर हो जाता है। यानी कि तब नली में क्या हो जाता है, जल की तल यानी कि जल के नीचे स्थिर हो जाता है। फिर इस समय पिस्टन द्वारा जो दाब लगाया जाता है, यानी कि उसमें जो पिस्टन द्वारा फिर दाब लगाए जाते हैं,
किसके द्वारा? पिस्टन द्वारा। जो दाब लगाए जाते हैं वह विलयन का प्रासरण दाब होता है। क्या होता है? वह विलयन का प्रासरण दाब होते हैं। तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे कि अर्धपरागमय झिल्ली क्या है और इसमें प्रासरण दाब के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग अब इतना बना सकते हैं कि प्रासरण दाब मापने की विधि क्या होती है। तो प्रासरण दाब मापने के लिए विधि आप लोगों को सबसे पहले ये वाले फिगर बना लेना है। क्या? प्रासरण दाब मापने के लिए इस फिगर बहुत इंपॉर्टेंट, यही इसी चीज़ के काम लगता है। क्या? प्रयुक्त दाब, फिर दाब मापी, फिर टोटीदार कीप, फिर उसके बाद जल, फिर विलयन के कोशिका नली, फिर अर्धपरागमय झिल्ली। तो आई होप कि आप लोग इतना करने के बाद फिर आप लोग इतना इसके नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद इतना कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप लोगों का प्रासरण दाब में हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, तो अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा क्या कि वर्कले हार्टल के विधि से लाभ। वर्कले हार्टल विधि से लाभ क्या होते हैं? वर्कले हार्टल विधि से लाभ। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, वर्कले हार्टले के विधि से लाभ। वर्कले हार्टले विधि से लाभ क्या होते हैं? तो सबसे पहला हेडिंग रहेगा, इस विधि में प्रासरण दाब निकालने में कम समय लगता है। यानी कि इस विधि में प्रासरण दाब निकालने में कम समय लगता है। किसमें? वर्कले हार्टले के विधि से लाभ में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर में आप लोग देखिएगा, इस विधि में विलयन की सांद्रता नहीं बदलती है जिसमें परिणाम सही प्राप्त होता है। यानी कि बोलेंगे इस विधि में विलयन की सांद्रता नहीं बदलती है जिससे परिणाम सही प्राप्त होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद तीसरा आप लोग देखिएगा क्या, तीसरा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस विधि में अर्धपरागमय झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता जिससे टूटने में संभावना कम हो जाती है। यानी कि बोलेंगे इस विधि में अर्धपरागमय झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता है जिससे टूटने की संभावना बहुत कम हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद आप लोग याद रखिएगा क्या, तो बोलेंगे नोट में चौथा नंबर नोट में याद रखिएगा, रक्त का प्रासरण दाब GATM। क्या बोलेंगे? रक्त का प्रासरण दाब 8 ATM होता है। क्या बोलेंगे? ये आप लोग GATM नहीं समझिएगा। ठीक है, क्या? GATM मत समझिएगा। किसको? इस चीज़ को 8 ATM है। क्या? 8 ATM। यानी कि बोलेगा रक्त का प्रासरण दाब कितना होता है, तो बोलेंगे 8 ATM। ठीक है, फिर पौधों में उपस्थित कोशिका द्रव्य का प्रासरण दाब 5 ATM होता है। कितना होता है? 5 ATM। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट में 5 ATM होता है। अगर रक्त का प्रासरण दाब पूछे जाए तो बोलेंगे 8 ATM होता है, और पौधों में उपस्थित कोशिका द्रव्य का प्रासरण दाब पूछा जाए तब 5 ATM बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट में। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या इसके बाद दिया हुआ है समप्रसारी विलयन। क्या? समप्रसारी विलयन। तो समप्रसारी विलयन आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा कि समप्रसारी विलयन क्या है। तो समप्रसारी विलयन क्या दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? बोलेंगे समप्रसारी विलयन ऐसे विलयन जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसे प्रासरण दाब जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं समप्रसारी विलयन कहलाते हैं। अगर समप्रसारी विलयन कोई पूछ दे कि समप्रसारी विलयन क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ यही बोलेंगे कि ऐसे विलयन जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं। क्या बोलेंगे? जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं समप्रसारी विलयन कहलाते हैं। तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत परेशानी नहीं होंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास 12th में या तो 10th में या तो 11th में अगर कोई नोट्स लेने में दिक्कत होते हैं या तो किसी भी चीज़ में मान लो कि कोई क्वेश्चन में फंस जाते हैं, अगर कोई आप लोगों को जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप लोग 6204915 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट्सअप क्वेश्चन करने के बाद आप लोग इससे आप लोग हल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा सर इनके सॉल्यूशन हमको पूरा चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सॉल्यूशन पूरा हम डाल देंगे वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आप लोग ज़रूर 6204915850 इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। तो बिना लेट किए आज के लिए इतना ही क्लास रखेंगे। जय हिंद।